और हो भी क्यों ना, वो ऑफिसर की वर्दी पहनकर देश की सेवा करने की बात ही कुछ और है। डिफेंस में ऑफिसर बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, चाहे आप एनडीए एंट्री से जाएं या सीडीएस एंट्री से जाएं। आपको जरूरत है बस एक राइट गाइडेंस की। आपको बस ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और अपने टाइम को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है। रिटर्न के साथ साथ इन एग्जाम्स में आपकी पर्सनैलिटी का भी टेस्ट होता है, जिसका नाम है एसएसबी। और जो पर्सनैलिटी जज करने के पैरामीटर्स हैं उनको कहते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, OLQs। कैरियर लेकर आया आपके लिए इंडिया की बेस्ट टीम, जिसमें आप रिटर्न के साथ साथ एसएसबी की भी तैयारी करेंगे। और अगर आप बात करेंगे एनडीए की तो हमारा है शेरशाह बैच, और अगर बात करेंगे सीडीएस की तो यह है हमारा लक्ष्य बैच। और ये वही टीम है जिसने ऑल इंडिया रैंकर्स दिए हैं और लाखों बच्चों का ऑफिसर बनने का सपना पूरा किया है। आप आज ही एनरोल करिए करियर एप्लीकेशन पर और अपना ऑफिसर बनने का सपना पूरा करिए। जय हिंद। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। अर्पित, अभी, स्नेहा, नितिन, अभिषेक, पूजा, वेरी गुड मॉर्निंग। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? एक बार कंफर्म कर दीजिए ऑडियो वीडियो आप तक ठीक ठीक पहुंच रहा है। गुड मॉर्निंग जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो ये हमारी बैंकिंग फाउंडेशन बैच नंबर 39 की इंट्रो कम ओरिएंटेशन क्लास है इंग्लिश की। आप सभी का इसमें स्वागत और वेलकम। बैच की जो डिटेल्स हैं उसके साथ मैंने ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो बना दी थी और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। गुड मॉर्निंग मुस्कान। स्क्रीन ब्लैक ब्लैक ही है स्क्रीन? अच्छा, आप ये बता रहे हो कि स्क्रीन ब्लैक लूँ मैं? चलो, दिख रहा है सभी को? ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए, तो मैं आज की क्लास का एजेंडा बता देता हूँ। एक तो आज जो हमारी इंट्रो कम ओरिएंटेशन क्लास होती है, क्योंकि ये इंग्लिश की क्लास है तो हम इंग्लिश का सिलेबस और कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये समझेंगे कि बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या एक और जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है हमारा एसएससी का एग्ज़ाम, उसके मुकाबले बैंक के एग्ज़ाम्स कैसे अलग होते हैं, और वो थोड़ी टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर में ही कि भाई क्वेश्चन के लेवल में कैसे फ़र्क होता है, पूछने के तरीके में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर ओवरऑल जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन के अलग अलग स्टेजेस हैं उसमें इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब अगर आपके पास इंग्लिश पे कमांड अच्छी है तो उसके क्या फ़ायदे हैं, और कमांड अच्छी नहीं है तो क्या नुकसान है, उनकी बातें भी हम करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये कि आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक के एग्ज़ाम्स लिखे हैं पहले? कोई बैंक का पेपर आपने दिया है, क्लरिकल का दिया हो, पीओ का दिया हो? और कितने ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, उन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया, उन्हें कोई आइडिया भी नहीं है सिलेबस का, कोर्स स्ट्रक्चर का? बिकॉज इससे क्लास के एजेंडे को सेट करने में आसानी मिलती है। हाँ जी, बताइए प्लीज़, कितने लोगों ने पेपर दे रखा है? फ्रेशर हैं, फ्रेशर हैं, चलो अच्छी बात है। ग्रेजुएट हैं सभी लोग या ग्रेजुएशन परसुइंग है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है और कितने ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन चल रही है? तो अगर चल रही और आप इस तैयारी में जुड़े हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज ग्रेजुएशन कंप्लीट होने होने तक आपकी पूरी तैयारी हो जाती है और फिर आप सिलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। हाँ जी, फ्रेशर हैं, विशाल भी, सौरभ कुमार भी फ्रेशर हैं। गुड मॉर्निंग निकिता। कुमार अंकित भी फ्रेशर हैं, चलो बहुत अच्छे। तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है? कुमार अंकित का ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वेरी गुड। तो बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी हम क्यों करना चाहते हैं? अंडर ग्रेजुएशन सौरभ की चल रही है अभी, निकिता जो है वो 5th सेमेस्टर में है यानी 3rd ईयर में है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। मुस्कान की ग्रेजुएशन हो चुकी है। आ जाओ थोड़ी बात कर लेते हैं। एक तो इस कोर्स के बारे में जानकारी हो चुकी है, बट क्योंकि पहली क्लास है तो ये जरूरी है फिर से बताना। देखिए, आईबीपीएस जो है वो एजेंसी है जो बैंकिंग के एग्जाम भारत में कंडक्ट कराती है। इसको बोलते हैं इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। पर्सनल का मतलब स्टाफ, ठीक है। अब आईबीपीएस, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, अभी आपको पता चल ही चुका होगा।
और आज मैं एक सेशन भी करूंगा 4 बजे के करीब हमारे बैंकर्स ग्राउंड यूट्यूब चैनल पे, जो करियर वेयर का बैंकिंग का ही चैनल है। कैलेंडर जो है वो रिवाइज हुआ है। जैसे आप देखते हैं एसएससी का कैलेंडर आता है, वैसे ही बैंकिंग एग्जाम्स का भी कैलेंडर आता है, और वो आता है टिपिकली 15 जनवरी के आसपास। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, लेकिन हर साल जनवरी में कैलेंडर आ जाता है कि पूरे साल में अलग अलग बैंक के एग्जाम्स कब कब होंगे। अब उसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि जून के फर्स्ट वीक में जनरली आईबीपीएस आरआरबी की वैकेंसी आ जाती है। आरआरबी का मतलब रीजनल रूरल बैंक, यानी जिसको हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं। और यहाँ पे आपके लिए क्लरिकल का, पीओ का और एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर और क्लरिकल के लिए पोस्ट निकलती हैं। पिछली बार भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज निकली थी। और अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो हमारे पास 40,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी। अभी एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया, उसमें जो वैकेंसीज थी वो क्लोज टू 14,000 थी। उसको लेके कुछ विवाद भी है अभी, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन का दंश एसएससी वाले एग्जाम्स में है, उसी तरह से थोड़ी दिक्कत है उधर भी। बट एनीवे, जो दिक्कत है वो सभी के साथ है। हमें अपॉर्चुनिटी देखनी कि हमारे पास मौके कितने हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, बैंक लगातार बढ़ भी रहे हैं। सरकारी बैंकों के जो ब्रांचेस हैं वो भी बढ़ रही हैं। आप न्यूज़ रिपोर्ट्स देखें तो इससे साफ पता लगता है कि भाई आने वाले सालों में भी वैकेंसीज हमारी बनी रहेंगी। और दूसरी बात, इस एक कोर्स है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, आरआरबी है, आईबीपीएस है, एसबीआई है, आरबीआई है, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब ही होता है कि आप बिल्कुल जीरो हैं, वहाँ से आप बिल्कुल टॉप लेवल तक तैयार होते हैं। इसीलिए बहुत ही डिटेल्ड कोर्स होता है। नंबर ऑफ़ आवर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। ये क्लोज टू 350 से 400 घंटे पहुँच ही जाते हैं। तो वो इसीलिए पहुँचते हैं क्योंकि यहाँ पे कंटेंट हर लेवल पे दिया जाएगा। अब मान लो सिर्फ क्लरिकल का बैच होता तो कम हो जाता, पीओ का होता तो नीचे का कम करना पड़ता, ऊपर की चीज़ें उठानी पड़ती। ठीक है। लेकिन क्योंकि फाउंडेशन है तो कंप्लीट ज्ञान भी और कंप्लीट प्रैक्टिस भी शुरू होगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से, फिर इंटरमीडिएट लेवल और फिर एडवांस लेवल। इसीलिए इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्लासेस यहाँ पे आती हैं। और ये हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन बैच है सभी तरह के बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर एग्जाम के लिए। अगर मैं डिफिकल्टी की बात करूं तो देखो, जिस तरीके से ये नंबर्स लिखे गए हैं उसी तरीके से एग्जाम भी डिफिकल्ट होता है। आरआरबी का एग्जाम का लेवल मॉडरेट होता है, आईबीपीएस थोड़ा उससे बेहतर होता है। आरआरबी में प्रीलिम्स में आपके पास इंग्लिश भी नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग ही होती है प्रीलिम्स के अंदर। मेंस में अगेन इंग्लिश और हिंदी में चॉइस है आपके पास। आईबीपीएस की बात करी जाए तो इसमें थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, यहाँ इंग्लिश है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। इंटरव्यूज़ भी आपको देने पड़ेंगे, इंटरव्यूज़ तो खैर यहाँ पे भी है पीओ के लिए। एसबीआई की बात करी जाए तो इसका लेवल आईबीपीएस से भी ज़्यादा होता है। और अगर हम सरकारी नौकरियों के पेपर की बात करें, और ख़ासतौर से जहाँ पे एप्टीट्यूड की टेस्टिंग होती है, यानी जहाँ आपकी अंग्रेजी की टेस्टिंग, वर्बल एबिलिटी जिसको हम कहते हैं, मैथ्स की टेस्टिंग यानी क्वांटिटेटिव एबिलिटी, और रीजनिंग एबिलिटी जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहा करते हैं, तो एप्टीट्यूड टेस्ट में सरकारी नौकरियों में अगर देखा जाए तो मुश्किल पेपर आपका एसबीआई पीओ का आता है। और उससे ऊपर फिर कैट का एग्ज़ाम होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो आईएम्स और प्रीमियर जो बिजनेस स्कूल्स हैं उनमें एडमिशन के लिए होता है। उसका लेवल टफेस्ट है, और वो एशिया के लेवल का टफेस्ट एग्जाम है। क्वांट, इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी के लिए। तो एसबीआई पीओ एक बहुत डिसेंट एग्जाम है, अच्छा एग्जाम है। यहाँ पे इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सभी के क्वेश्चंस का एक लेवल होता है। और आरबीआई में जो ग्रेड बी ऑफिसर होता है, जो गजटेड पोस्ट है, उसके पेपर का लेवल अच्छा होता है, और उसमें एप्टीट्यूड के अलावा भी कुछ एरियाज पूछे जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एंट्री के लिए आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम भी बहुत अच्छा होता है, जो अगेन आप ग्रेजुएशन लेवल पे दे सकते हैं, और उसका लेवल भी आईबीपीएस पीओ के ही आसपास होता है। तो वो बहुत अच्छा मौका है कि हम सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एंट्री कर लें। दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। सो अगर हम इन एग्ज़ाम्स की बात करें, इसके बाद LIC, NIACL, NICL, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनके जो एग्ज़ाम्स हैं, इनको भी अगर आप देख लें तो 15 के करीब 15 एग्ज़ाम्स, इवन इससे ऊपर ही होंगे। छोटे मोटे और एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, कुछ कुछ एजेंसीज, बैंक्स अपना निकालती रहती हैं पोस्ट। लेकिन जहाँ पे थोड़े बल्क में नंबर्स आते हैं, वो इतने एग्ज़ाम्स हैं आपके पास जो आप इसे एक कोर्स से टारगेट कर सकते हैं। और इसमें जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? ग्रेजुएट होना। हाँ जी, तो बैंक के कोई भी एग्जाम्स आपके ग्रेजुएशन के नीचे के लेवल पे नहीं है, और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होती है कि मुझे बीकॉम का होना है तब मैं बैंक का पेपर लिखूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। आप बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, बीकॉम हो, कुछ भी हो, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आप फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब भी किसी भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है तो उसमें वो सारी डिटेल्स लिखी होती हैं, जैसे बाकी के पेपर्स में सरकारी नौकरी के, कि भाई इस डेट तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, इस डेट पे आपकी इतनी एज होनी चाहिए, तो वो सब वहाँ पे रहता है।
ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 18 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, आज 18 जून है। कोर्स की वैलिडिटी आपकी 1 साल की है, प्लस ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, यानी लाइव क्लास जैसे आप इस समय मेरे साथ ले रहे हैं, ऐसे हर विषय की लाइव क्लास तो होगी। साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती हैं कंप्लीट बैच की, सो दैट कि अगर कोई एग्जाम बीच में आ गया, या सपोज जैसे मैंने पूछा कि आप में से कितने सारे ऐसे लोग जिन्होंने पेपर दिया है, तो अगर किसी ने पेपर दिया है तो उसको थोड़ा आइडिया है। अब मान लो देर आर सर्टेन टॉपिक्स और सर्टेन एरियाज, चाहे क्वांट में हो, रीजनिंग में हो, इंग्लिश में हो, जहां उनको दिक्कत है, तो डायरेक्टली वीओडी से भी यानी रिकॉर्डेड बैच से भी अपने टॉपिक्स देख सकते हैं। तो ये आपकी सहूलियत के लिए होता है। और कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है, मतलब 1 साल तक ये सारी क्लासेस आपकी अवेलेबल होंगी। हमारी जो कोर्स ड्यूरेशन है 5 महीने में डिटेल्ड तरीके से ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, 5 साढ़े 5 महीने, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसके बाद भी आपके पास सारे का सारा सिलेबस, सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी पूरे साल तक देखने के लिए, जितनी मर्जी बार चाहे आप देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि सारे के सारे चेहरे यहाँ पे, आशीष सर मैथ्स, मैं इंग्लिश, रीजनिंग तन्वी मैम, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स राशिद सर, स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स अभिषेक सर, और कंप्यूटर यतिन सर, ये क्लासेस होंगी। साथ ही साथ आपके माई बैच के अंदर जो बैंकर्स ग्राउंड हमारा यूट्यूब चैनल है, उसकी क्लासेस के भी लिंक वहाँ पे होंगे, और आप ये मान के चलें कि आपने उसके लिए भी पे किया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मेरे साथ रोज सुबह 6:30 से 7:30 एडिटोरियल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए। तो एडिटोरियल सेशन, जहाँ से आपको आपकी वोकैब, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ बेहतर होगी। ये 6:30 to 7:30 6 days अ वीक चलता है। चैनल का नाम है हमारा बैंकर्स ग्राउंड, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और यहाँ पे आपको ये क्लासेस मिलेंगे, एडिटोरियल की क्लासेस। साथ ही साथ हमारे पास मैथ्स की भी प्रैक्टिस क्लासेस डेली होती हैं, वहाँ पे रीजनिंग की प्रैक्टिस होती है, करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हैं। तो यानी इन क्लासेस के अलावा जो आप बैच के अंदर पढ़ेंगे, यूट्यूब की भी क्लासेस हैं, और वो प्रैक्टिस सेशंस हैं साथ ही साथ, राइट। तो प्रैक्टिस सेशन तो थोड़ा ज्ञान लेने के बाद लोगे, लेकिन ये एडिटोरियल तो आपको पहले दिन से शुरू करना है, सो दैट कि थोड़ा सा इंग्लिश के प्रति हमारा रुझान बेहतर हो, इसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। मतलब अगर आप बैंक का पेपर लिखने जा रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के पेपर्स लिखने जा रहे हैं, तो इसमें इंग्लिश का क्या महत्व है, क्या इसका रोल है, इसकी थोड़ी समझ पैदा करते हैं। देखो, जैसे कि मोटे तौर पे आपको ये पता है कि हमारा एग्जाम 3 स्टेज का है। स्टेज 1 जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, राइट, और फिर स्टेज 2 आपका मेंस हो गया, और फिर स्टेज 3 जो है वहाँ पे इंटरव्यूज़ हैं, और ग्रुप एक्सरसाइज है, जीडी है, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग अब एसबीआई पीओ में शुरू हो गई है, तो ये तीसरा पड़ाव है। अब अगर इन तीनों पड़ावों में हम देखें, तो पहले स्टेज पे आपके पास क्या क्या आ जाता है भाई, तो यहाँ पे डेफिनेटली इंग्लिश है, मैथ्स है, और रीजनिंग है। ये हर एक एग्जाम के अंदर है, एक्सेप्ट जैसे मैंने कहा आरआरबी, ग्रामीण बैंक में सिर्फ प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है। आप मेंस की बात करोगे तो यहाँ पे फिर चीज़ें जुड़ जाएंगी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग तो है ही है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइमिंग्स में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है अलग अलग एग्जाम्स में, तो उसकी डिटेल्ड यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, बाकी अलग से कर भी लेंगे, बट एक मोटी मोटी पिक्चर हमें क्लियर होनी चाहिए। फिर यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी थोड़ा सा ज्ञान। अभी पीछे देखने में ये आ रहा है कि एसबीआई के एग्जाम्स में कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस उतने नहीं पूछे जा रहे, बट ये ज्ञान आपको यहाँ पे मिलता है, यूपीएस में है, जहाँ पे भी है बेसिक समझ हमें होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जुड़ जाता है वो हो जाता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना होता है और लेटर लिखना होता है, ये भी टेस्ट होता है। और जो तीसरा पड़ाव है, डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे इंटरव्यूज़ हैं, और फिर ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप एक्सरसाइज, कुछ एक्टिविटीज़ दे दी जाती हैं। साइकोमेट्रिक टेस्टिंग भी अभी जैसे एसबीआई पीओ में इंट्रोड्यूस हुई है, बट उसमें बोलने से ज़्यादा वो कुछ बेसिक सवाल होते हैं जिससे वो आपकी साइकोलॉजी और आपकी डिसीजन मेकिंग और एथिकल थिंकिंग ये सब चेक करते हैं। अब अगर आप इन तीनों पड़ावों में देखें तो अंग्रेजी का क्या रोल है पेपर में, ऑब्जेक्टिव पेपर में, प्रीलिम्स में भी इंग्लिश है, मेंस में भी इंग्लिश है। डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस आता है डिफिकल्टी लेवल का, ठीक है। मतलब मेंस के जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं टॉपिक्स के, उनकी डिफिकल्टी लेवल हायर साइड पे थोड़ी होगी, और अगर प्रीलिम्स का पेपर है तो वो थोड़ी लोअर साइड पे होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी प्रीलिम्स में कम होते हैं, मेंस में आपके ज़्यादा हो जाते हैं।
देर आर सर्टेन टॉपिक्स इंग्लिश में जिनका वेटेज बढ़ जाता है। जैसे अगर आप फिलर्स और क्लोज टेस्ट की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट, तो यहाँ से आपको मतलब 30% से लेकर के 35 से 40% तक मेंस में कई बार क्वेश्चंस मिलते हैं। ऐसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करी जाए, लेट से अगर 40 क्वेश्चन है मेंस में इंग्लिश के पेपर में, तो उसमें कई बार 15 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ फारसी से आ जाते हैं। तो जो इंग्लिश यूसेस के टॉपिक्स हैं, जैसे पैराजम्बल्स हैं, ऑड वन आउट है, पैरा कंप्लीशन है, फिलर्स है, क्लोज टेस्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इनका वेटेज इंग्लिश के पेपर में ज़्यादा होता है। यानी आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर की समझ, आपकी वोकेबलरी की अंडरस्टैंडिंग, राइट, और आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल की किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को या पैराग्राफ को आप पढ़ के समझ पाते हैं, ये ज़्यादा टेस्ट होता है इंग्लिश के सेक्शन में। तो प्रीलिम्स और मेंस ऑब्जेक्टिव पेपर तो है ही है। अब ये देखो, ये जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जुड़ती है, ये आपके सब्जेक्टिविटी की टेस्टिंग होती है। अब यहां मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया, सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव स्किल्स क्या होती हैं? ऑब्जेक्टिव वो चीज़ है जो बिल्कुल लॉजिकल है, जो सभी के लिए सेम है। अब सपोज किसी सवाल का जवाब डी है, तो उस सेट में जितने बच्चे हैं सभी के लिए डी ही होगा। लेकिन अगर लेट से मैंने विशाल को या नीतीश को, आशु को, लिजा को, रिया को कह दिया कि आप ईरान के ऊपर जो हमला किया है किसने, इजराइल ने, जरा इस घटना के ऊपर 500 वर्ड का एक छोटा सा आर्टिकल लिखें कि दुनिया भर की इकॉनमी पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑयल प्राइसेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत की इन्फ्लेशन दर जो लगातार अभी नीचे बनी रही है, ऑयल के प्राइसेस में एक दिन के अंदर काफ़ी उछाल आ गया, उसका क्या प्रभाव होगा। अब जितने नाम मैंने लिए, आप सभी इस घटना पे अलग अलग तरीके से लिखेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी बहुत मासूम हो और उनको पता ही ना हो कि अच्छा ईरान और इजराइल में चल क्या रहा है, या मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में क्या संकट हैं, वहाँ की जियो पॉलिटिक्स क्या है। हो सकता है आपको आइडिया भी ना हो सकता है कुछ लोगों को आइडिया हो। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो वेल रेड हैं, वो रोज अपने आप को अपडेट करते हैं और उनके पास डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स भी हैं। अब उनके लिखने का तरीका अलग होगा। तो यानी आप इस 500 वर्ड में जो भी कुछ लिखोगे ना, उससे मुझे ये पता लग जाएगा कि आप किस लेवल पे हैं, आपकी एक्सपोजर का लेवल क्या है, आपको कितनी नॉलेज है। फिर जब लिखने की बारी आएगी तो आपके शब्दों की चॉइस, यानी आपकी वोकैब का लेवल मैं समझ लूंगा। ग्रामर आपको कितनी आती है वो आपके स्ट्रक्चर से समझ में आ जाएगा। अगर आपने ग्रामेटिकल गलतियां करी हैं, मीन्स व्हाट, द फंडामेंटल्स और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर नॉट क्लियर विद यू, तो वो आपको क्लियर नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। यानी सब्जेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक और गुण जिन चीज़ों के जरिए पता लग जाए। तो इसीलिए जो बैंकिंग का प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस है, खासतौर से ऑफिसर लेवल के लिए जहां पे इंटरव्यूज हैं, वहां ये एजेंसीज आपकी ऑब्जेक्टिविटी भी चेक करती हैं और आपकी सब्जेक्टिविटी भी चेक करती हैं। तो कुल मिलाकर के जो पड़ाव हैं, मतलब 3 तो स्टेज हैं लेकिन 4 पड़ाव देखो, मतलब अब इसमें क्या है, ये दोनों पड़ाव आपके ऑब्जेक्टिविटी के हैं, और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और इंटरव्यू ये सब्जेक्टिविटी की टेस्टिंग होती है। अब सबसे पहली चीज तो मैं आपके लेटर या ऐसे में ये देखूंगा कि भाई ग्रामेटिकल अशुद्धियां ना हो, ग्रामर आपकी दुरुस्त हो। नहीं होती है कई बारी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने 4 साल अंग्रेजी में ही पेपर लिखा है, 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट लिखे हैं, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ पैराग्राफ दे डू कमिट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वहाँ पे गलतियाँ होती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर सही नहीं बनते उनके। तो आप कोई यूपीएससी का एस्से नहीं लिख रहे कि आपसे बहुत ज़्यादा गहराई की उम्मीद है, लेकिन जो सबसे बेसिक उम्मीद है वो ये कि कम से कम ग्रामेटिकल अशुद्धियाँ तो ना हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो ठीक हो, पता तो है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अनुसार वर्ब लग रहा है, टेंस का स्ट्रक्चर करेक्ट हो, पैरलिज्म बेहतर हो आपका। तो इसीलिए कई बार आपने ये भी सुना होगा, जो उड़ती उड़ती हवाएं वाली खबरें होती हैं जो ज्ञानी ऐसे ही दे देते हैं, बच्चे भी कई बारी, अरे कोई बात नहीं, बैंक के पेपर में तो अंग्रेजी में ना आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही चेक होती है, हर क्वेश्चन टाइप में तो भाई पैराग्राफ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल पैराग्राफ, ऑड वन आउट पैराग्राफ, क्लोज टेस्ट पैराग्राफ, फिलर्स के क्वेश्चन पैराग्राफ, तो तुम्हारी अगर रीडिंग अच्छी है तो तुम निकाल लोगे, ग्रामर वीक है तो भी चलता है। अरे भाई, फिलर्स और क्लोज टेस्ट में जो सबसे बेसिक स्किल्स हैं आपकी, वो ग्रामेटिकल स्किल्स होती हैं। अभी मैं उसका नमूना आपको दिखाऊंगा। सबसे बेसिक मदद होती है वो। ये मान के चला जाता है कि बैंक का बच्चा थोड़ा अच्छा होगा और उसके ग्रामर की समझ बेहतर होगी, तो कई बार हो सकता है ग्रामर के ऊपर आपको सवाल ही 5 मिले, 4 मिले, हो सकता है किसी सेट में ना भी मिले, हो सकता है किसी सेट में 10 से ज्यादा मिल जाए। तो कुछ पक्का नहीं होता, यहां पे कुछ पक्का नहीं होता है, उसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हमारी ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन सारे एरियाज पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है। इंटरव्यूज और जीडीज की बात करी जाए
तो अब आप यहाँ पे ये जरूर कह सकते हो कि सर इंटरव्यू में कोई ज़रूरी तो नहीं कि मैं इंग्लिश में बोलूँ। बिल्कुल सर, कोई वहाँ पे कंपल्सन नहीं है, आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं। या जीडी में सपोज 8 लोगों की टीम बनाई गई है, उन 8 लोगों में 4 ऐसे लोग हैं या 3 ऐसे लोग हैं, दे आर एब्सोल्युटली प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग, राइट? एंड दे हैव कंटेंट, दे नो दैट हाउ टू पुट फॉरवर्ड दैट कंटेंट इन अ प्रोमिनेंट मैनर, तो उनकी संभावना सिलेक्शन की ज़्यादा होगी और आपकी कम हो जाएगी। और ये सब्जेक्टिव प्रोसेस है, आप वहां पे कोई क्लेम भी नहीं कर सकते कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैंने तो 10 मिनट इंटरव्यू में बात करी थी, आपने इनको क्यों सेलेक्ट कर लिया, तो 5 मिनट ही बात करते। वहां मिनट से थोड़ी बात हो रही है, वहां लेंथ ऑफ इंटरव्यू से नहीं चलता। हो सकता है उनको 3 मिनट में पता लग गया हो किसी कैंडिडेट में किसमें काबिलियत है। आपसे 10 मिनट ऐसे ही बात कर ली, अच्छा लग रहा था बात करना, शाम के 5:30 बज गए थे, खत्म भी होने वाला था उस दिन का स्लॉट, कहे चलो बात कर लेते हैं। आप बड़े खुश हो गए, यार मेरे से तो 10 मिनट बात करी, मेरा तो सिलेक्शन पक्का है। इट्स नॉट लाइक दैट, वहां कोई क्लेम नहीं कर सकते आप। तो अगर उनको बेहतर कैंडिडेट मिल रहा है और उनको ये समझ में आ रहा है कि यार इस बंदे को ना मैं किसी मेट्रो शहर में भी डाल सकता हूँ, ये गांव के रूरल बैकग्राउंड में भी या सेमी अर्बन सेंटर्स में भी इसको मैं पीओ बना करके डाल सकता हूँ, तो उनको ज़्यादा वैल्यू नजर आएगी उस कैंडिडेट में। ठीक है। अब इसीलिए अगर भाषा पे कमांड है आपकी अंग्रेजी पे, हिंदी में तो होगी ही होगी, तो मतलब हमारी बोलचाल की भाषा है, कॉन्वर्सेशन की भाषा, बट इफ यू आर गुड एट इंग्लिश in terms of your communication skills, in terms of your interpersonal skills, in terms of your analytical thinking, your leadership skills, तो इन चीज़ों का फ़ायदा डेफिनेटली बैंकिंग जॉब्स में मिलता है, बिकॉज आपका जो प्रोफाइल है वो पब्लिक डीलिंग का है। यहाँ पे सिर्फ आप ऑफिस के पीछे नहीं बैठ सकते, अगर आप पीओ बन रहे हैं तो भी आपको टीम के साथ डील करना है, आप क्लरिकल हैं तो भी पब्लिक डीलिंग है आपकी। तो पीपल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए मैं आज पहली क्लास में, जब आपकी ओरिएंटेशन क्लास है, तो ये सारी बातें इसीलिए समझा रहा हूं। एंड विद मी यू कैन मास्टर ऑल दीज एरियाज वेन एवर यू आर क्लियर विद योर मेंस एग्जामिनेशन, वी कैन टॉक अबाउट इंटरव्यूज एंड ऑल, वो बात की बात है, वो सब कर लेंगे हम। लेकिन इस बात को जरूर समझें कि जो ये स्किल का एरिया है ना, इट इज़ नॉट समथिंग जो आप ओवरनाइट बेहतर कर सकते हैं। मैं एक घटना का जिक्र आपके साथ करूंगा। एक स्टूडेंट थी, बात आई थिंक 2016-17 की है। तो मैंने उसका मॉक पीआई किया था, एग्ज़ाम पीओ का एग्ज़ाम उसने क्लियर कर लिया, और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद, ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा, परसेंटेज भी बहुत अच्छा था। जुलाई में, भाई जून जुलाई में रिजल्ट आया उसका, जुलाई के अंदर। फिर तैयारी करी उसने, और मैं अगले साल के जनवरी फरवरी में मॉक पीआई उसका की प्रिपरेशन करा रहा था, यानी उसी साल उसने पेपर लिखा ग्रेजुएट होते ही, और पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गई। अब मॉक पीआई में जब मैंने सवाल पूछने उससे शुरू करे ना, तो आवाज़ का जो प्रोजेक्शन था वो बहुत लो था, बहुत धीमे बोलती थी वो। तो ज्ञान तो था डेफिनेटली, स्कूल में अच्छी थी, कॉलेज में उसने अच्छा परफॉर्म किया, काबिल थी, तभी पहले अटेम्प्ट में पेपर भी क्लियर कर लिया। बट मैंने उसको बोला कि बेटा बहुत धीमे बोलते हो आप, और वहाँ पे जब आप जाओगे, बीइंग अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, यू हैव टू वर्क विद अ टीम। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, थोड़ी अथॉरिटेटिव कम्युनिकेशन की, आपकी बात सुनी जाए। अब बात वही कि उसने पूरी जिंदगी उस चीज पे कभी काम नहीं किया, किसी ने शायद उसको बोला भी ना हो। और मैंने उसको बताया, उस समय सनसेट टीवी होता था, उसमें एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बिग पिक्चर करके आता था, मैंने बिजनेस चैनल्स बताए कि इनको आने वाले 10-15 दिनों में देखो, सुनो, कंटेंट इकट्ठा करो, सुन करके समझ में आता है बोलना कैसा है, योर प्रोनाउंसिएशन, डिक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वॉइस, वोकल इंटोनेशन। बट बात वही कि जो चीज़ आपने पूरी जिंदगी नहीं करी ना, 10 दिन में आप मास्टर नहीं हो जाओगे, और उस बच्ची का सिलेक्शन नहीं हुआ उस बार। और मैं 2 साल के बाद एक दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, और वो एसबीआई पीओ मेंस के एक बैच में बैठी थी, इसका मतलब उसका आईबीपीएस पीओ में सिलेक्शन नहीं हुआ था उस बार। और ये कितनी दुखद बात है। तो जनवरी में लिया, वो साल पूरा निकल गया, अगले दूसरे साल मैं दिसंबर में एक मेंस का बैच ले रहा था, और वहाँ पे वो बच्ची सामने भी दिखाई दी मुझे। तो जब मैंने इंटरव्यू किया था, तब आई वॉज वर्किंग विद टाइम दिल्ली इंस्टीट्यूट, T.I.M.E. आई वॉज वर्किंग एज अ कैट फैकल्टी, और इंटरव्यूज मॉक पीआईज लेता था, वो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, कैट के लिए लेता ही था। तो वहाँ वो बच्ची मिली थी। फिर मैं स्विच करके मैं प्योरली बैंकिंग और एसएससी वाले इंडस्ट्री में, फिर अड्डा 24/7 में था उस समय, करियर पावर उनका ऑफलाइन विंग था, तब मैं ऑफलाइन में क्लास ले रहा था, और वो बच्ची आगे बैठी थी, एसबीआई पीओ का एक मेंस का बैच था वो। तो कहने का ये मतलब, और उस बार उसका वो मेंस भी क्लियर नहीं हुआ। तो आपकी छोटी सी लापरवाही आपके सक्सेस को 2 साल 3 साल तक आगे बढ़ा जाती है।
जो कि बहुत दुखद होता है हमारे लिए, बीइंग अ कोच, बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ टीचर, कि यार हमारा बच्चा ये बेचारा छोटी सी गलती की वजह से ये रह गया। और आप ये बताते तो नहीं फिरोगे ना, यार मेरा पहले अटेम्प्ट में मेंस क्लियर हो गया था। सिलेक्शन हुआ कि नहीं, दुनिया को आपके सक्सेस से मतलब है। और तब तक कोई आपकी स्टोरी भी नहीं सुनना चाहता जब तक आप सफल नहीं होते। ये बात आप अच्छे से समझते हैं। सारी वो रोना धोना तब अच्छा लगता है जब आप सफल हो चुके हैं, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास एंड दैट्स वाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि इसका हमें ध्यान रखना है। तो एडिटोरियल विदाउट फेल आपको देखना है सुबह 6:30 से 7:30 तक बैंकर्स ग्राउंड पे। वैसे भी डालोगे सत्येंद्र तिवारी सर एडिटोरियल, आपको मिल जाएगा लिंक। करियर विल का ही चैनल है वो, मैं आपके माई बैच के अंदर भी उसको डलवा दूंगा कि आप आसानी से तुरंत वहां पे पहुंच जाएं। तो धीरे धीरे आपकी लैंग्वेज स्किल्स यहाँ पे बेहतर होनी शुरू होंगी, क्योंकि अखबार आपके पेपर में जो भी कुछ आता है ना, वो इन्हीं अखबारों के आर्टिकल से, एडिटोरियल से उठा के पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया अंग्रेजी का फायदा और फाइनल सिलेक्शन तक का फायदा, अगर आप अंग्रेजी में अच्छे हैं तो। दूसरा इसका फायदा जो होता है वो आपके बाकी विषयों में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल रीजनिंग की बात करी जाए तो मैम तो खैर आपको सिलेबस बताएंगी ही, बट मोटे तौर पे जैसे मेंस के पेपर में पजल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बैंक में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, या जो आपके क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो भी अंग्रेजी, मतलब खूब अंग्रेजी के पैसेजेस लिखे होते हैं, लंबे लंबे उसमें पैराग्राफ्स होते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन स्किल यानी पढ़ करके समझ पाने की स्किल है दिमाग में, तो उसका फायदा आपको रीजनिंग में भी मिलेगा। वो फायदा आपको मैथ्स में डीआई के सेट्स में मिलेगा, क्योंकि वहां पे भी पैराग्राफ्स होते हैं विद लॉट्स ऑफ डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर। सो अगर आपकी मेंटल स्टेमिना इतनी अच्छी है कि हाँ कुछ पढ़ करके मैं समझ पा रहा हूँ, तो उसका फायदा उधर भी मिलेगा। और अगर आप रोज रीडिंग कर रहे हैं 45 मिनट से 1 घंटे, मैं आपको एक नंबर भी दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मैसेज करेंगे कि सर हम आपके स्टूडेंट हैं, तो आपको एक गूगल ड्राइव लिंक मिलेगी जिसमें 35 किताबों की पीडीएफ है अलग अलग एरियाज की। राइट, वो एडिटोरियल सेशन में भी मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। तो वो पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा आपकी रीडिंग एक्टिविटी के लिए, क्योंकि बिलीव मी दैट्स द ओनली स्किल सेट जो आपको जरूरी है यहाँ पे। अगर आप रोज 45 मिनट से 1 घंटे अंग्रेजी पढ़ते, सुनते और देखते हो ना, तो आप अंग्रेजी के पेपर में बहुत हल्का फील करोगे। और अगर सिर्फ क्लास अटेंड कर रहे हो बट वो एक्टिविटी आप नहीं कर रहे, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो कहने का क्या मतलब कि जो हमारे करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो भी अंग्रेजी के पेपर में मेंस में बहुत सारे बच्चों के लिए चैलेंज पोज करता है। तो जब आपको रोज आदत होगी खुराक लेने की, अंग्रेजी में सुनने पढ़ने देखने की, तो करंट अफेयर्स की भी तैयारी होगी और अंग्रेजी का तो एक्सपोजर मिल ही रहा है, बिकॉज इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स अ मीडियम। इसके जरिए आपको इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्लाइमेट चेंज, साइंसेस के ऊपर, साइकोलॉजी, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, फिलॉसफी, किसी भी एरिया का पैसेज दिया जा सकता है। तो जिसका एक्सपोजर है उसको उससे मदद मिलती है। जो मैं आपको एडिटोरियल भी कराता हूँ वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पीकिंग ट्री, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये उन्हीं सोर्सेज से पैसेज उठाए जाते हैं जहां से आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, आइए सर, तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश की। अब जरा सिलेबस की बात कर लेते हैं। आ जाओ। देखो, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एरिया है वो इंग्लिश यूसेज यानी अंग्रेजी के प्रयोग की समझ जिन क्वेश्चन टाइप से चेक होती है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है बैंक के पेपर में। पैराजम्बल्स, इनको आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, इनको जम्बल्ड फ्रेजेस भी हम कहते हैं। तो कई बार क्या होता है, एक बड़े सेंटेंस के टुकड़ों को आगे पीछे करके दे देते हैं और आपको उनको जोड़ के एक सेंटेंस बनाना होता है। पैराजम्बल्स, पैराग्राफ बनते हैं सेंटेंसेस से, उनको आगे पीछे करके दे दिया, आपको रीअरेंज करना है। उन रीअरेंज करने में ऑप्शन भी दिए जाते हैं और बिना ऑप्शन का भी क्वेश्चन होता है कि उन्होंने 5 सेंटेंस दे दिए, 7 सेंटेंस दे दिए और आपको पूछ लिया पहला सेंटेंस क्या है रीअरेंजमेंट के बाद, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, यानी आपको खुद ऑर्डर बनाना पड़ता है। अब मैंने जैसे क्या कहा कि एसएससी और बैंकिंग में कहाँ पर डिफरेंस आता है, बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते और कई सारे छोटे मोटे कोचिंग्स में, शहरों के अंदर, छोटे सेंटर्स में, टीयर 2 टीयर 3 शहरों में वो लिख देते हैं एसएससी बैंकिंग रेलवे। अरे भाई, बहुत फर्क है पेपर के पैटर्न में। रेलवे में अंग्रेजी उतनी आती नहीं जिन तरह के एग्जाम्स की आप बात कर रहे हैं, जहां पे मास लेवल पे वैकेंसीज निकलती हैं। ग्रुप डी में कौन आपसे पूछ रहा है इंग्लिश? एसएससी की बात की जाए तो उसका लेवल बैंक से हल्का होता है और वैरायटी में फर्क होता है। इसीलिए बिल्कुल जब आप टारगेटेड प्रिपरेशन करते हैं तब सिलेक्शन होता है। तो पैराजम्बल्स की अगर बात की जाए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एसएससी के पेपर में आपको मैक्सिमम 4 सेंटेंस ही अरेंज करने पड़ते हैं। 6 सेंटेंस का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें पहला और छठा जनरली फिक्स्ड ही होता है। बट अगर मैं बैंक की बात करूँ ना, तो बैंक में ये नंबर ऑफ सेंटेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये आपको 4 से लेकर के 8
तक आए हुए हैं सेंटेंसेज, इवन 10 तक भी पीछे नए पैटर्न में आने लगे हैं। मैंने अभी एसबीआई क्लर्क का जो हम टारगेटेड बैच लेके आए थे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, तो नंबर ऑफ सेंटेंसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात क्या, यहाँ पे जो तरीका है सवाल पूछने का, एसएससी में आपको हमेशा ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब उन्होंने अगर 4 सेंटेंस दिए तो ABCD BA CD CD BA या PQRS QPRS ऐसे लिख करके देते हैं। बैंक में क्या है, ऑप्शन वाला भी मिलेगा और बिना ऑप्शन वाला भी मिलेगा। बिना ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी लंबे समय से आते रहे, तो कोई फिक्सेशन नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि उन्होंने आपको 5 सेंटेंस दे दिए और फिर आपको पूछ लिया व्हाट इज, पहला क्वेश्चन है पहला सेंटेंस क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, तो आपको पहले खुद ऑर्डर बनाना पड़ेगा। अब सपोज ABCDE थे, आपने ऑर्डर बना दिया इनका कि ऑर्डर DCABE है, इस ऑर्डर को बनाने में टाइम लगेगा। जब ये ऑर्डर बना लोगे तब आप बताओगे कि अच्छा जी हाँ पहला सेंटेंस तो D वाला है, तीसरा तो A है, चौथा B है। तो अगर ऑप्शन नहीं दिया है और आपको खुद अरेंज करना है तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन उस टाइम लगने का फायदा आपको मिलेगा। यहां अगर एक क्वेश्चन को आपने अरेंज कर दिया, लेट से अरेंज करने में आपको 1.5 मिनट लगा, तो 1.5 मिनट के बाद आपको 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि उससे 5 सवाल बनाए उन्होंने, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। जबकि अगर ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने खुद, तो ऐसे 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे तब 5 नंबर मिलेगा। तो ये वैरायटी है आपके बैंक के पैरा जंबल्स में। ठीक है, पैरा कंप्लीशन, ये नया पैटर्न में एसएससी में भी थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है। जैसे मान लो 5 लाइनें हैं, ABCD, C को गायब कर दिया और 4 ऑप्शन दे दिए कि भाई बताओ इसमें C में क्या आना चाहिए। तो ये पैरा कंप्लीशन है। अगेन ये मैनेजमेंट एग्जाम से उठाया हुआ क्वेश्चन टाइप है जो बैंकों में पूछा जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, कई बार ज़्यादातर मामलों में तो आखिरी सेंटेंस को गायब करते हैं। अब सपोज किसी पैराग्राफ में 5 सेंटेंस हैं, उन्होंने आखिरी सेंटेंस गायब कर दिया और आपको ऑप्शन दे दिए कि बताओ भाई इन 5 ऑप्शंस में से हम किसके साथ जाएं, लास्ट में कौन सा सेंटेंस सही होना चाहिए। एक तरीका यह है कि बीच का कोई सेंटेंस गायब कर दिया। अब 6 सेंटेंस, उन्होंने तीसरा सेंटेंस गायब कर दिया, उसके 5 ऑप्शन दे दिए। और जो सबसे डिफिकल्ट कई बार हो जाता है वो पहला सेंटेंस, लेकिन उसकी संभावना कम होती है। मैं क्लास में आपको सारे तरीके बताता हूँ, सभी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, किस तरह से ऑप्शन गलत डिजाइन किया जाता है वो सब समझाता हूँ। तो ये क्वेश्चन टाइप भी इंग्लिश के अंदर आता है। ऑड वन आउट एक्चुअली पैराजंबल का ही करोलरी है, यानी जिसको पैराजंबल पे कमांड है, तरीका समझ है, आता है उसको कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। और तरीके समझने के बाद आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व कर लेते हैं, अगर ऑप्शन दिया हो तो बहुत आसान होता है। वो करेंगे हम प्रैक्टिस। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए ऑड वन आउट की, तो नाम से ही पता लग रहा है कि अब सपोज उन्होंने आपको 4 सेंटेंस दिए और पूछ लिया कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इस पैराग्राफ का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि जी बी जो है वो ऑड स्टेटमेंट है, ये पैराग्राफ का पार्ट नहीं है, तो ACD का एक ऑर्डर तो बनना चाहिए। तो ऑर्डर कब बनाओगे, जब पैराजंबल पे कमांड होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जिसकी पैराजंबल्स पे कमांड है उसके लिए ऑड वन आउट ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। यहाँ भी वैराइटीज बदलती हैं, जैसे कई बार उन्होंने बस ऑड पूछ लिया, कई बार कहते हैं कि ऑड को के साथ जो बाकी के बचे हैं उनका ऑर्डर क्या होगा। अब जैसे मान लो इसी में उनको ऑप्शन बनाना है, तो उन्होंने पहला ऑप्शन बना दिया ऐसे BDCA, दूसरा ऑप्शन बना दिया CABT, तीसरा ऑप्शन बना दिया DBAC और चौथा ऑप्शन अगेन B को बाहर किया उन्होंने और ऑर्डर बना दिया ACD। अब इसका क्या मतलब है कि ये स्टेटमेंट ऑड है और बाकी के जो 3 बचे हैं उसका ऑर्डर ये है। तो अब जैसे मेंस का पेपर है तो मैंने क्या कहा कि उसी क्वेश्चन टाइप को डिफिकल्ट कर दिया जाता है। अगर प्रीलिम्स में है तो शायद ऑड पूछ लें, मेंस में ऑड के साथ ऑर्डर भी पूछ लेंगे वो। तो ये होता है आपका ऑड वन आउट। अब ये पेपर में एसएससी में आता नहीं। फिलर्स की अगर बात की जाए और क्लोज टेस्ट की बात की जाए, तो जैसे मैंने कहा कि फिलर्स और क्लोज टेस्ट का वेटेज आपके पेपर में ना 25-30 से लेकर के 30 से 35% तक होता है। यानी मोटे तौर पे आप ये मान लो कि इन टॉपिक का अच्छा खासा वेटेज है फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट का। तो ये आपके 25 से 35% पेपर मतलब पेपर जो है आपका वो इन दोनों टॉपिक से हो सकता है। अच्छा खासा इसका रोल है। अब बात वही होगी कि सर फिल इन द ब्लैंक्स तो हम बचपन से कर रहे हैं, एसएससी के पेपर में फिलर्स आते हैं, बट अगेन वहाँ पे लिमिटेड मामला है। वहाँ पे या तो 1 ब्लैंक प्लेस आएगा या 2 ब्लैंक प्लेस आएगा एसएससी के किसी पेपर में। CGL पे भी चले जाओ, CPO में भी चले जाओ। बट अगर बैंक की बात करोगे ना, तो फिलर्स में आपके पास यहाँ 7 to 8 टाइप्स ऑफ फिलर्स हैं सर। 7 to 8 टाइप्स ऑफ फिलर्स। 1 ब्लैंक भी है, 2 ब्लैंक भी है, 3 ब्लैंक्स भी है। उसके बाद होमोनीम्स बेस्ड फिलर्स हैं। होमोनीम्स का मतलब जहाँ शब्द एक ही है बट उसके मतलब बहुत सारे होते हैं। जैसे फिक्स वर्ड है, अब मैं कहूँ काइंडली फिक्स माई लैपटॉप, तो यहाँ फिक्स का मतलब क्या है, रिपेयर करना। मैं कहूँ काइंडली फिक्स द डेट फॉर द मीटिंग, तो फिक्स का मतलब सुनिश्चित करना है।
मैं वहीं पे कहूँ आई एम इन अ सिचुएशन ऑफ फिक्स, तो यहाँ फिक्स का मतलब हो गया कंफ्यूजन। तो एग्जामिनर ये चेक करता है कि फिक्स बहुत आसान सा शब्द है, लेकिन क्या इस बच्चे को इस शब्द के अलग अलग रंगों का पता है, मतलब का पता है? तो उसमें कई तरह की वैरायटीज हो जाती हैं सवालों की। कई बार वो एक पैराग्राफ दे देंगे, 3 ब्लैंक प्लेस होगा, 5 वर्ड दे दिया, पूछ लिया कौन सा एक वर्ड है तीनों में सूटेबल है। कई बार 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस दे दिए, फिर 4 वर्ड 5 वर्ड दे दिया, पूछ लिया इसमें से कौन सा एक है जो दोनों में सूटेबल होगा। तो दोनों में सूटेबल तब होगा जब दो अलग अलग मतलब के लिए वर्ड इस्तेमाल होगा। तो अगर मैं देखूं तो होमोनीम्स बेस्ड फिलर्स में ही आपके पास कम से कम 3 तरह के पैटर्न हैं। फिर सिनोनिमस पेयर्स बेस्ड फिलर्स होते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि एक ब्लैंक प्लेस दे दिया, 6 वर्ड दिए पहले और फिर ऑप्शन बनाए, और हर ऑप्शन में 2-2 वर्ड दे दिया। उन्हीं 6 वर्ड से उठा के फिर पूछेंगे कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, यानी कौन से 2 वर्ड हैं जो दो यहाँ पे सेट बैठ जाएंगे, यानी दोनों पर्यायवाची होने चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है कि बहुत तरह के परमिटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल हैं बैंक के पेपर के फिलर्स के सवालों में। और जिस स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को उसका एक्सपोजर नहीं है, उसके लिए तो कई बार डायरेक्शन पढ़ना भी एक चैलेंज हो जाता है। बिकॉज बैंक के पेपर्स में देखोगे तो डायरेक्शन ही बहुत लंबी अंग्रेजी लिखी होती है, और बहुत सारे लोग उससे परेशान हो जाते हैं। बट बात बहुत सिंपल होती है, बट लिखते खूब हैं वो। या जैसे मैंने अभी कहा वो सिनोनिमस पेयर्स वाला, तो अब कहानी कैसे आपके ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है, वो क्या करेंगे, एक लंबा सा सेंटेंस दे दिया, यहाँ पे एक ब्लैंक प्लेस है, फिर ABCDEF ऐसे दिया उन्होंने 6 वर्ड। तब उसके बाद 5 ऑप्शन बनाएंगे। अब 5 ऑप्शन बनाए, पहला ऑप्शन BC, दूसरा ऑप्शन AD, राइट, तीसरा ऑप्शन इस तरीके से कुछ भी कर लो EF, चौथा ऑप्शन BD, राइट, और पांचवा ऑप्शन आपका हो गया कुछ भी इसमें C और F। अब बंदे को लगेगा वो माय गॉड यार इतनी अंग्रेजी, डायरेक्शन, फिर 3 लाइन, फिर 6 वर्ड, फिर 5 ऑप्शन, सभी में 2-2। अब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है सी में, जो शब्द लिखा है सी में लिखा हुआ है वर्ड आपका अटेन, और F में लिखा हुआ है अचीव। और आपको पता है कि यार अटेन करना या अचीव करने का मतलब किसी चीज़ को हासिल करना, और यहाँ पे पैराग्राफ का जो कॉन्टेक्स्ट था उसके अनुसार ये वर्ड बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठ रहा था, किसी बच्चे ने कुछ हासिल किया था। तो आपको कितनी देर का मामला है, ये अटेन और अचीव कौन से मुश्किल शब्द हैं बस। लेकिन क्या है वो आपके दिमाग को ज़्यादा घुमवाते हैं उसी टाइम में, और आप तुरंत इस पर टिक करके आ जाओगे। तो आप देखोगे मेरे साथ, और अगर मैं आपसे पूछ भी लूँगा, अगर आपको एक पहले पेपर करना है मेरे साथ जिससे थोड़ा आइडिया लग जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रेशर हैं कि कैसे देखने में मुश्किल क्वेश्चन कितने आसान होते हैं, तो हम वो भी कर लेंगे। तो अभी तो मैं बस आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ इसका कि क्या है आइडिया, कैसे सवाल बनते हैं। तो सर ये मामला है, यहाँ पे फिलर्स की अगेन वैरायटी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात क्या कि बैंक के पेपर्स में थोड़ा वोकैब बेस्ड फिलर्स ज़्यादा होते हैं, यानी ग्रामर से आपको उतनी मदद नहीं मिलेगी, मदद मिलती है लेकिन उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी जैसे कि SSC के पेपर में मिलती है। अब वहाँ कई बार एडजेक्टिव बेस्ड, प्रेपोजिशन बेस्ड, आपके वर्ब और टेंस बेस्ड फिलर्स मिल जाते हैं। या अगर शब्द ही दे रहे हैं तो बहुत बेसिक सा दे देंगे, एनर्जी, एनर्जाइज, एनर्जेटिक, एनर्जेटिकली। तो वो है क्या, एक ही शब्द के 4 ग्रामेटिकल प्रोफाइल्स हैं, कोई एडजेक्टिव है, कोई नाउन है, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है। तो वो ग्रामर ओरिएंटेड ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे वोकैब बेस्ड ज़्यादा है। यहाँ आपको शब्दों के बीच का फ़र्क पता होना चाहिए, तो ये फ़र्क आ जाता है जो आपको मैं सब सिखाऊंगा। और अगर क्लोज टेस्ट की बात की जाए तो ये भी अगेन हर एग्जाम में आता है। यहाँ भी आपको 5 ब्लैंक प्लेस से लेकर के, पहले तो 15-15 ब्लैंक प्लेस तक आए हैं, बट आप आजकल ऐसा नहीं देखने को मिलता। 5 ब्लैंक, 8 ब्लैंक, 7 ब्लैंक, 9 ब्लैंक, 10 ब्लैंक तक मिल सकता है, कभी मूड हो उनका। तो वही बात कि फिलर्स का बड़ा भाई क्लोज टेस्ट होता है। भाई फिलर्स में थोड़ा छोटा सेंटेंस होगा, क्लोज टेस्ट में पूरा पैराग्राफ होगा। हर ब्लैंक प्लेस के लिए आपके पास वर्ड्स होंगे। अब इसमें भी थोड़ी वैरायटी देखने को मिलती है, जैसे कि बाकी हर तरह के क्वेश्चन टाइप SSC से अलग हैं, भले ही टॉपिक का नाम हुआ है बट तरीका अलग है सवाल पूछने का। तो कई बार वो क्या होता है कि क्लोज टेस्ट में वर्ड ऑलरेडी दे देते हैं, और फिर ये पूछ लेते हैं कि जो वर्ड हमने लिखा अगर वो सही है तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं सही है तो नीचे दिए गए में बताओ कि कौन सा होना चाहिए। एक ऑप्शन इसलिए नो इम्प्रूवमेंट भी दे देते हैं। ये सब वैरायटी होती है। क्लोज टेस्ट में लेटेस्ट पैटर्न के अंदर अभी बीच बीच में ग्रामर का भी पूछने लग गए हैं, जैसे वो RC में पूछते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो बैंक के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ग्रामर भी आ जाती है, मतलब वो किसी लाइन को बोल्ड या इटैलिसाइज कर देंगे, पूछ लेंगे ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं। वो RC में फिलर भी पूछ लेते हैं। तो वो खेल उन्होंने क्लोज टेस्ट में भी शुरू किया है, और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस मैंने अभी पीछे प्रैक्टिस कराए थे, आपको भी कराऊंगा। तो उसमें ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो कहने का सिंपल सा अर्थ ये है कि टॉपिक का नेम वही है,
बट तरीका सवाल पूछने का और डिफिकल्टी लेवल और वैरायटी ये आपको बैंक के पेपर में ज़्यादा मिलती है। तो ये वो टॉपिक्स हैं जिनका रोल आपके पेपर में ज़्यादा है। 80% सवाल, 90% सवाल इन्हीं टॉपिक से आते हैं। बट इन टॉपिक पे कमांड के लिए हमें ग्रामर और वोकैब की समझ होनी चाहिए। और आरसी, जैसे आपने समझा कि आरसी का रोल सबसे ज़्यादा है, तो पूरा पेपर ही रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन है। तो यहाँ पे भी आप देखो तो जो आरसी का एरिया है इसका, इसलिए मैंने सिलेबस आपको प्रॉपर बताया हुआ है। बेसिक्स ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, क्रिटिकल रीडिंग आपको सिखाऊंगा, यानी कैसे जो बात लिखी है उसका जो मेन मैसेज है, जो मेन आइडिया है, वो आप समझ पाएँ। अभी हमने करियर विल पे सीसैट का बैच लिया। सीसैट में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाती है, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम है। सीसैट हर बार चर्चा में रहता है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है और यहाँ के कॉम्प्रिहेंशन लोगों को समझ नहीं आते। तो राकेश सर ने उसमें मैथ्स पढ़ाया, पीयूष सर ने रीजनिंग, और कॉम्प्रिहेंशन मैंने पढ़ाया। बहुत अच्छा फीडबैक मिला स्टूडेंट्स का। बहुत सारे बच्चे, अभी जब रिजल्ट आया है उसका सीसैट का, तो उसके बाद उनके मैसेजेस आए कि 2 साल से वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो जीएस की वजह से पेपर क्लियर नहीं कर पाए, बट कॉम्प्रिहेंशन में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। तो ये कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे, क्यों यूपीएससी सीसैट में सिर्फ आरसी पूछता है? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन टाइप है ना जिससे आपका पूरा आकलन हो सकता है। मैं आपको एक पैराग्राफ देख करके आपकी समझ चेक कर सकता हूं कि आपको बात कितनी समझ में आती है, कितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है। बिकॉज एक अधिकारी, एक लीडर, एक डिसीजन मेकर के तौर पे आपको करना क्या है भाई? कोई आदेश है, कोई रिपोर्ट है, आपको पढ़ना है, समझना है, डिसीजन लेना है। तो यही तो है कि एक पैराग्राफ दिया गया, एक सवाल पूछा गया, 5 ऑप्शन है, बताओ भाई। तो पढ़ करके समझ पाओगे, क्रिटिकली एनालाइज कर पाओगे, पूछ क्या रहा है, मैं बता क्या रहा हूं, ऑप्शंस कैसे गलत बनाए गए हैं, तब तो जाकर के करेक्ट ऑप्शन पे आप पहुंचोगे। इसलिए दुनिया के जितने भी लीडिंग एग्जाम्स हैं, दुनिया के मैं बात कर रहा हूँ, जीमैट उठा के देख लो, एशिया का टफेस्ट एग्जाम कैट है, पूरा का पूरा पेपर आरसी बेस्ड है। मैं और आशीष सर, हम दोनों ने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत कैट पढ़ाने से ही की थी। और आशीष सर तो शौकिया हर साल कैट लिखते हैं, 13 बार लिख चुके हैं एमबीए करने के बाद एमडीआई गुड़गांव से। शौकिया लिखते हैं हर साल, और हर बार 99.9 परसेंटाइल में रहता है उनका जनरली। तो वो टॉप लेवल का एग्जाम है, हर वहां पे भी पूरा सिर्फ आरसी है। आरसी आ जाएगा, या पैराजम्बल दे देंगे, या समरी राइटिंग के सवाल दे देंगे। सीसैट में सिर्फ आरसी है, तो ये इंपॉर्टेंस है इस सेक्शन का। और इसीलिए आपका पेपर भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है। हमने जितने क्वेश्चन टाइप देखे, हर जगह पैराग्राफ है, क्योंकि ये मान के चल रहे हैं कि मैनेजर बनेगा। मैनेजर वाले इंसान के पास रीडिंग और समझ और एनालाइज और इवेल्युएट करने की ताकत होनी चाहिए। तो इसीलिए पूरा साइंस आपको समझाता हूँ। क्रिटिकल रीडिंग समझेंगे आप, टोन और राइटिंग स्टाइल क्या होती है उसकी समझ लोगे, क्योंकि इस पर सवाल आते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल ऑफ द पैसेज, और हमें इनका मतलब ही नहीं पता होता। पहली बात तो फर्क क्या है ये नहीं पता होता, फिर जो ऑप्शन दिए जाते हैं उनका मतलब नहीं पता है। अब टोन में ऑप्शन दे दिया कॉन्डिसेंडिंग, ऑब्सीक्यूअस, पिडेंटिक, डाइडैक्टिक, आप माथा पकड़ के बैठे हो, यार मतलब ही नहीं पता मुझे इन वर्ड्स का, तो मैं चूज कहाँ से करूंगा? तो ये सब आप सीखेंगे। राइटिंग स्टाइल भी अलग अलग तरह के कंटेंट की अलग अलग होती है। एक्सपोजिटरी राइटिंग स्टाइल, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल, नैरेटिव राइटिंग, परसुएसिव। तो आपको लैंग्वेज लिखने और पढ़ने की बेहतर समझ पैदा होगी, तब जाकर के वो पीओ लेवल का दिमाग आपका बनता है। तब आप भाषा के रंग को समझते हो, भाषा की गणित समझते हो। ये वर्ड इसीलिए मैं यूज करता हूँ, बिकॉज आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है। और मेरे ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जब कट ऑफ 11 नंबर आए, जिन एग्जाम्स में अंग्रेजी में वो 30 में 30 भी लेके आए, 28.5 लेके आए, ऐसे भी स्टूडेंट रहे। और ऑनलाइन मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे, तो जनरल का कट ऑफ 11 नंबर और बच्चा 30 में 30 लेके आ रहा है। एक आरबीआई असिस्टेंट का बच्चा था, उसका ये स्कोर था। तो लोग कहते जी ये तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज में मैथमेटिकल एक्यूरेसी आप मेरे साथ लेके आओगे, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव है। पहला 2 चरण हमारे ऑब्जेक्टिव क्लियर करोगे तब तो आपके सब्जेक्टिविटी की टेस्टिंग होगी ना, तब तो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। पहले तो पेपर ऑब्जेक्टिव है। तो यानी चाहे ग्रामर हो, वोकैब हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, सभी में एक ऑब्जेक्टिव एक्यूरेसी आपकी डेवलप होगी। करेक्ट ऑप्शन पे कैसे पहुंचा जाता है। तो इसीलिए कितने तरह के क्वेश्चन टाइप्स हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आपका व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑथर, व्हाट इज द सूटेबल टाइटल, व्हाट इज द टोन, व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल, इन्फरेंस बेस्ड, ये सब इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन की संभावना कम होती है, इसीलिए बचपन का अनसीन पैसेज नहीं है 6ठी क्लास वाला आपके स्कूल वाला, कि राजा रानी की कहानी होगी और घोड़े का नाम क्या था और कितनी रानियां थीं, ये पूछने वाले हैं। तो ये ऐसे सवाल हैं कि व्हाट इज द टोन, व्हाट इज द राइटिंग स्टाइल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑथर, व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज। ये कई बात को पूछने के अलग अलग तरीके हैं, जिनका जवाब पैराग्राफ में किसी एक जगह पे नहीं लिखा होता।
अगर आपको पूरा पैसेज पढ़ के समझ नहीं आया है तो आप इन इनडायरेक्ट सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे सही तरीके से। तो वो सारे तरीके आप सीखेंगे मेरे साथ। हाउ टू अप्रोच आरसी विद मैक्सिमम एक्यूरेसी, मैं एकदम एक फॉर्मूला आपको सिखाता हूँ यहाँ पे। बेन या बून, दो तरीके से मैं बताता हूँ कि भाई एग्जामिनर गलत ऑप्शन डिज़ाइन कैसे करता है। वो भी तो एक इंसान है। रोज मैं आपको आरसी का पैसेज कराता हूँ, एडिटोरियल पैसेजेस रात के अखबार में आते हैं, मतलब वो 12:30 बजे, 12:10 पे, 1 बजे द हिंदू पब्लिश करता है और सुबह 6:30 बजे मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ। और उस पैसेज पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, 6 सवाल, 6 सवालों के लिए 4-4 ऑप्शन होते हैं, एक सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। तो कोई तरीका तो अपनाया जाता होगा ना, जबकि उन तीनों में भी कुछ कुछ ऐसी बातें हो रही होती हैं जो पैराग्राफ में है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, कैसे वर्ड प्ले किया जाता है, वो सब आप सीखोगे। और एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी आपकी आरसी में भी आएगी। और फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरसी बेस्ड क्वेश्चन, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा कोर्स स्ट्रक्चर ऐसे ही डिजाइंड है कि पहले ज्ञान देना, फिर उस ज्ञान का इस्तेमाल क्वेश्चन में सिखाना, और फिर उसी प्रैक्टिस को तेज गति में कराना, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है। लेकिन बच्चा जब सीखेगा कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है, तब तो वो स्पीड पकड़ेगा। तो पहला फोकस एक्यूरेसी, और फिर अगला फोकस हमारा स्पीड के ऊपर। अब मैं आरसी की भी बात करूं तो अगेन डेफिनेटली यहाँ पे लेवल हाई होगा एसएससी के मुकाबले। प्लस आरसी में ही बहुत सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, ये वर्ड स्वैपिंग पूछ लेंगे। सिनोनिम एंटोनिम तो बहुत कॉमन है कि वर्ड को बोल्ड कर दिया, पूछ लिया, या 4 वर्ड लगा दिए ABCD, जो डी वाला वर्ड है वो बी पे होना चाहिए, बी वाला वर्ड ए पे होना चाहिए, तो ये वर्ड स्वैपिंग भी पूछ लेंगे। उसमें फिलर भी पूछ लेंगे, ग्रामर भी पूछ लेते हैं। तो ये सब वैरायटी हमें देखने को मिलती है बैंक के पैसेजेस में। फिर अगेन देर आर सर्टेन एरियाज जहाँ से टॉपिक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे भाई बैंकिंग, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो दीज आर द सर्टेन एरियाज जहाँ से डोमिनेंस थोड़ा हमें ज़्यादा दिखाई देता है पैसेजेस के अंदर। उसके बाद ये देखो, ये पूरा ग्रामर है और ये पूरी वोकैब का भी सिलेबस है। तो ग्रामर में सबसे पहले मैं आपको ग्रामर प्राइमर कराता हूँ, ग्रामर फाउंडेशन कराता हूँ, जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल हम समझते हैं कि नाउन क्या है, नाउन का काम क्या है, तो दैट कि काम के आधार पे आप उनको पहचान पाएं। ठीक है। उसके बाद ये सारे चैप्टर्स, वर्ब, टेंस, नाउन, प्रोनाउन, ये सब डिटेल्ड मैनर में होते हैं। यहाँ मैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब आपको ब्रश अप कर दूंगा। आप एक वर्ड भी पहचानने लगोगे, फिर आप फ्रेजेस पहचानोगे, फिर क्लॉजेस पहचानोगे, और फिर एक सेंटेंस की बारी आएगी। मैंने पूछा तो नहीं है, आप बहुत ध्यान से अच्छे से सुन रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको अखबार पढ़ने में दिक्कत होती है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पहचान पाते, वो एक लंबे सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर पाते, तो आप में से ना 95% लोग हाथ खड़ा करेंगे कि हाँ सर हमारी ये दिक्कत है। और देखो ये कितनी दुखद बात होती है। मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, हर बैच का यही हाल होता है, क्योंकि हमारी नॉर्मल पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज की इस तरह की है कि इन बेसिक चीज़ों पर ही फोकस नहीं है। बच्चा ग्रेजुएट हो लिया, बट उसके हालात ऐसे हैं कि वो एक सेंटेंस को ब्रेक नहीं कर पाता इंग्लिश में, उसको समझ में ही नहीं आता। अब मैं यहां पे अगर एक सेंटेंस लिखूं कि वॉट यू सेड इज इम्प्रेसिव, मैं पूछूं बेटा जरा इसका स्ट्रक्चर बताओ, उसका माथा घूम जाएगा। मैं कहा हाँ सर स्कूल में पढ़ा था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है इंग्लिश का स्ट्रक्चर है, जैसे कि राज लाइक सिमरन है, राज लाइक सोनम, या सोनम लाइक राज। अभी तो राज और सोनम चल रहा है ना, चलो खैर हम शाहरुख खान और उसका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। राज लाइक सिमरन यहाँ पे हमने लिखा, तो हमें तो यही पढ़ाया गया बेटा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आप मुझे बताओ इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है। तो बात वही है, वो राम श्याम मोहन सोहन जो चल रहा है बचपन से ना, वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अंग्रेजी नहीं, वो स्कूल के लिए पर्याप्त थी। कितने तो इतने मासूम होते हैं उनको लगता है वर्ब के बाद लिखा हर शब्द ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब कौन सा ये भी नहीं पता कि वो वर्ब एक्शन वर्ब है, कि स्टेटिव वर्ब है, कि लिंकिंग वर्ब है, कि वर्ब ऑफ पोजीशन है। नहीं आइडिया है कुछ। हमारे हालात इतने खराब है। मैं एडिटोरियल में इसीलिए पूछता रहता हूँ कि बताओ हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, नहीं पता है। या वर्ब है कि नाउन है, नहीं पहचान पा रहे। एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, नहीं पहचान पा रहे। जबकि ये सब पढ़ चुके हैं, 10वीं तक ही ग्रामर आती है, बट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ होने के बाद कितने सारे तो टीचर्स पढ़ते हैं हमारे बैचेस में, और पढ़ने के बाद मैसेज भी करते हैं यहाँ पे। मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जा करके आपको मिल जाएगा, आप सत्येंद्र तिवारी करियर डालोगे तो लिंक्डइन प्रोफाइल का भी लिंक खुलेगा, आप देखना मैंने वहाँ पोस्ट किया है। एक 50 साल के गवर्नमेंट टीचर हैदराबाद के, इंग्लिश के ही टीचर, वो बैच में एनरोल्ड थे। कहा सर आपसे मैंने फंक्शनल ग्रामर सीखी और अपने बीएड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। उसी बैच में एक एमए इंग्लिश इंदौर के सर थे,
उन्होंने कहा कि सर मैं ट्यूशन पढ़ाता कोचिंग पढ़ाता हूँ अपने शहर में और अपने गांव के बच्चों को, और आपसे सीख करके ग्रामर का इस्तेमाल मैंने सिखाया, क्योंकि ना तो हमें कभी सिखाया गया और ना तो बच्चों को समझ आता है। आपका तरीका तो बड़ा लॉजिकल लगता है। तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ पढ़ के, कई बार बच्चे कहते हैं सर आप हमारे शहर में सर हैं वो आप जैसे आपका नोट कॉपी करते हैं। मेरा कोई नोट थोड़ा ही होता है, हर बैच में अलग अलग एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अच्छी बात है, ढंग से पढ़ाएं तो सही। हमारे यहाँ देश में बहुत हाल खराब है अंग्रेजी का। ये ग्रेजुएट बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, द पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक करेक्टली फॉर अ मिनट, ही और शी इज नॉट कॉन्फिडेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एंड अगेन अगर कुछ लिखा है तो वो समझ नहीं पाते। अब यहीं पे देखो, वॉट यू सेड, अब आपके मन में सवाल आएगा यार सेड भी आ गया, इज भी आ गया, सेड पास्ट होता है, इज प्रेजेंट होता है। मैं पूछूं इंप्रेसिव वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बताना जरा मुझे। इंप्रेसिव क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप बोलते हो, यहाँ इज क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है फिर? हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, क्या है? तो बात बस इतनी सी है कि हमें ये स्ट्रक्चर, इसीलिए मैं ग्रामर फाउंडेशन कराता हूँ। और ये 5 घंटे की जो क्लास होती है ना, ये आपका ये वाला दुख दर्द दूर कर देती है। कम से कम इतनी तो गरीबी नहीं होगी कि आप एक सेंटेंस को समझ नहीं पाओ। और इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर स्पीकिंग एज वेल। वो आपके बोलने में भी जाहिर होगा, आपके लिखने में भी जाहिर होगा। अब इसका सिंपल सा हिंदी अर्थ यही है कि जो तुमने कहा वो बहुत इंप्रेसिव है, उस चीज़ ने बहुत इंप्रेस किया। तो क्या हम ऐसे हिंदी में बात नहीं करते कि जो तुमने कहा वो सही है? जो तुमने कहा, वॉट यू सेड, अब ये क्या बन गया? अगर मैं पूछूं कि भाई इस एंटिटी का ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, तो वॉट यू सेड इज नाउन क्लॉज। ये नाउन क्लॉज कहा जाएगा, ठीक है। दिस इज एनसी। और ये काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। क्लॉज क्यों कहा? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब इसके पास है। तो क्लॉज हम इसे कहते हैं जो एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है, लेकिन पार्ट होते हुए भी उसके पास अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। और पूरे सेंटेंस का वर्ब कौन सा था? ये इज था। लेकिन इसको हम बोलेंगे क्या? इसको आप स्टेटिव वर्ब भी बोलेंगे, क्योंकि जो तुमने कहा मैं इसका स्टेट बता रहा हूं। क्योंकि इंप्रेसिव जो वर्ड लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? डिस्क्राइब करना। किसको? नाउन या प्रोनाउन को। नाउन कब बोलूंगा? जब एक शब्द होगा। ये शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसके पास अपना वर्ब है, तो ये नाउन क्लॉज हो गया। जो तुमने कहा वो बहुत इंप्रेसिव है, जो तुमने कहा वो सही है, तो व्हाट यू सेड इज करेक्ट। करेक्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो वहां तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा। तो पॉइंट इज व्हाट कि हमारी ग्रामर बहुत हिली हुई है। तो जो हिली हुई है 50% तो बीमारी आपकी इसी फाउंडेशन क्लास में दूर हो जाएगी। उसके बाद ये जो इतने भी चैप्टर्स हैं हमारे, सब पेपर के लिए बहुत रिलेवेंट है। वर्ब और टेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये मॉडिफायर्स हैं, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ये सब आपको पढ़ाऊंगा डिटेल्ड मैनर में। ऊपर ऊपर से रूल नहीं करोगे मेरे साथ। गोल्डन रूल और सिल्वर रूल, 60 रूल, 50 रूल, उनसे रूल तो रटते हैं ना। रटना तक कब पड़ता है? जब आपको बात समझ में नहीं आती। बात समझ में आ गई तो रटोगे क्यों? तो ग्रामर तो भाषा की गणित है। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मगिंग अप द रूल्स? यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, देयर रोल्स, देयर फंक्शन, कि उनका काम क्या है। तो सारे चैप्टर भी समझ जाओगे। और उसके बाद ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये 2 वैरायटीज आपको देखने को मिलती हैं एसएससी के पेपर में। बट बैंक में अगेन यहाँ भी वैरायटी देखने को मिलती है हमें। एरर डिटेक्शन भी है, सेंटेंस करेक्शन भी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है, बेस्ट रीस्टेटमेंट भी है। तो अलग अलग नॉमेनक्लेचर और डायरेक्शन के साथ 5-6 वैरायटीज के तरीके से वो ग्रामर के सवाल पूछते हैं। लेकिन ले दे करके ग्रामर का किसी भी तरह का सवाल हो, वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही समझ चेक करता है, ठीक है। तो ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर होगा ग्रामर का। और फिर बारी आएगी हमारे वोकैब की। वोकैब में सबसे पहले वोकैब याद नहीं होती हमें, तो वोकैब के डेवलपमेंट के जो फुल प्रूफ मेथड हैं, और वो मेथड जिनसे आपको शब्द याद भी रहेंगे और साथ ही साथ उसका फायदा पेपर में होगा, जैसे पीआरएस मेथड, इसको हम रूट मेथड कहते हैं, प्रीफिक्स, रूट, सफिक्स। फिर निमोनिक्स। निमोनिक्स का क्या मतलब है? जब आप अपने दिमाग को कुछ मेमोरी एड देते हैं, कुछ सहारे देते हैं शब्दों को याद रखने के लिए। फिर वर्ड ग्रुप्स हैं, होमोफोन्स, पैरोनीम्स, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स यहीं से पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं पूछूं कि आप में से METL का मतलब किसको पता है, तो आप में से METL का मतलब सभी को पता है, बट METTLE का मतलब कितने को पता है? इसकी संख्या कम हो जाएगी, ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। आप में से शायद 5% लोग हों जिनको मेटल पता हो, 95% को नहीं पता। और मुझे ये पता है कि आपको नहीं पता, ठीक है। इसी तरीके से मेडल क्या होता है सबको पता है। ये बहुत बेसिक वर्ड्स मैं पूछ रहा हूँ, कोई ऐसे खतरनाक वर्ड नहीं है। लेकिन MEDDLE मेडल क्या होता है, ये आप में से अगेन
5% को पता होगा, 95% को नहीं पता। 5% भी मैं थोड़ा लीनियंट होके बोल रहा हूँ, नंबर तो और भी कम है। तो मेडल पदक होती है, बट मेडल करने का मतलब इंटरफेयर करना होता है। स्टॉप मेडलिंग, इंटरफेयर करना बंद करो। मेटल काबिलियत होती है, ऊपर वाली मेटल धातु है, ये होमोफोन्स है। तो इनसे आपको शब्द याद रहते हैं। अगर आप ये वाला मेटल और ये मेडल अलग अलग दिन याद करोगे तो भूल जाएगा, लेकिन अगर इनके सहारे याद करोगे ना तो आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि मेटल और मेडल का आपके डेटाबेस में पहले से ज्ञान है। जब हम कोई नई चीज उस चीज के सहारे सीखते हैं जो मुझे पहले से आती है, तो फिर हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, फिर दिमाग कनेक्ट करता है। और मेमोराइज हमें वही चीज होती है, मेमोराइज वही चीज होती है जो हमें समझ में आती है, जिसको, और समझ में कौन सी चीज आएगी, जिसको आप एसोसिएट करोगे और कनेक्ट करोगे। और रटते आप किस चीज को, जो समझ नहीं आती। और रटी हुई चीज के भूलने का खतरा है। तो ना तो ग्रामर का रूल रटना है, ना वोकैब रटनी है, क्योंकि वोकैब वैसे पूछ ही नहीं रहा ना। वहां डे का मतलब क्या होता है, नाइट का मतलब क्या, ऐसे कोई पूछ रहा है क्या? आप वोकैब में हिंदी मीनिंग रटते हो, सिनोनिम की लिस्ट रट रहे हो। पेपर ना तो हिंदी मीनिंग पूछता है, ना सिनोनिम की लिस्ट रटता है। वहां पे वो फिलर्स और क्लोज टेस्ट में वर्ड के यूसेज की समझ आपसे टेस्ट कर रहा है कि बेटा तुम्हें पता है क्या कि मैसेकर, जेनोसाइड, कार्नेज, पोग्राम, इनमें फर्क क्या है? सब के सब तो मास किलिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब आप रट के जाओ ये पर्यायवाची शब्द है, इनका मतलब नरसंहार होता है, आपका संहार पेपर में हो जाएगा फिर। तो जब बच्चा बहुत मासूम होता है तो उसको कोई भी मीठी गोली दे दी जाती है। आपको हिंदी मीनिंग नहीं रटना है, आपको शब्दों के बीच का डिफरेंस जानना है। रेटिसेंट भी कम बोलता है, लैकोनिक भी कम बोलता है, और टैसिटर्न भी कम बोलता है। कहो तो पर्यायवाची शब्द हैं जी, इनका मतलब कम बोलने वाला होता है। अरे भाई, 3 शब्द हैं, 3 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। शब्दों का संदर्भ होता है, शब्दों का कॉनोटेशन होता है, शब्दों का डिनोटेशन होता है, डिग्री होती है, कॉलोकेशन होता है, कौन सा वर्ड कहाँ पे लगेगा। ये सब वो टेक्निकल पैरामीटर हैं जिनसे आपके वर्ड यूसेज की समझ बढ़ती है, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। कॉनोटेशन, कॉलोकेशन, कॉन्टेक्स्ट, डिग्री, डिनोटेशन, कि समानार्थी शब्दों को कैसे अलग करते हैं। तब पेपर में ABCD में से एक ऑप्शन चूज करोगे। वहां में रटे हुए ज्ञान का नहीं, टेक्निकल ज्ञान काम करता है। फॉरेन एक्सप्रेशंस बहुत कॉमन है आजकल एग्जाम्स में भी, और अखबारों में भी खूब आते हैं। लैटिन, जो आपकी लीगल टर्मिनोलॉजी है वो लैटिन भाषा से आती है, बहुत सारे शब्द हैं, तो बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप फॉरेन एक्सप्रेशंस भी करेंगे। ईडियम्स और फ्रेजेस रोज हम एडिटोरियल में भी करते हैं, 4 ईडियम, फ्रेजल वर्ब्स, 3-4, तो हजारों संख्या है इनकी भी, और ये फिक्स्ड वोकेबलरी है। ये आप सोचो एक दिन में कर लोगे, ये नहीं है, ये रोज पढ़ने वाली चीज़ है। और हो सकता है कि आपके पेपर में वही टकरा जाए, क्योंकि ये हजारों में है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये फिक्स्ड वोकेबलरी का पार्ट है, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेज। और तो बाकी तो ये टेक्निकल हैं सारे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में हमारे पास हजारों वर्ड्स हैं। मैं आपको एक शीट सॉल्व कराता हूँ जिसके जरिए आप कम से कम 1000 वर्ड सीख जाएंगे कंफ्यूजिंग के, अच्छे वो वर्ड्स जो पेपर में आते हैं। तो हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई पेपर सेंट्रिक है, एग्जाम सेंट्रिक। इस शब्द को ऐसे याद करो कि उसका फायदा एग्जाम में भी हो और बिना रटे वो याद भी रहे। ठीक है? और फिर वही वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस जितने हैं, वोकैब का एप्लीकेशन तो फेलर्स में ही है, क्लोज टेस्ट में ही है। बाकी तो और ऐसा नहीं कि एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बैंक पूछता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जितने भी तरह के वैरायटीज़ हैं वो सब हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस, राइट, कंप्लीट स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई। और जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि सब जो फंडामेंटल डिफरेंस है हमारी नॉर्मल स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, उसमें मेन फैक्टर क्या है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई मेमोराइजेशन से हो जाती है, रटने से हो जाती है, रोट लर्निंग जिसको हम कहते हैं। 5 इयर्स कर लो, 10 इयर्स कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आया था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोकस रटने से ज़्यादा समझने पे है। अब जैसे वही ग्रामर आपने बचपन से पढ़ी बट हमें समझ नहीं आया, वो यहाँ समझने पे फोकस होगा, और समझ में आ जाएगा तो पूरी ज़िंदगी आपके लिए हो जाएगी। वो चीज़ फिर कोई आपसे छीन नहीं सकता। और इसीलिए ये एक तरह का नए लर्निंग का अप्रोच होगा। तो सारी कहानी अप्रोच की है। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इन्हीं ऑनलाइन क्लासेस से, ग्रामीण परिवेश के बच्चे, वर्नैकुलर मीडियम, स्टेट बोर्ड के पढ़े हुए बच्चे, सिर्फ BA किए हुए बच्चे 21 साल में, 22 साल में PO बने हुए हैं। और वहीं ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 25 साल के हैं, 26 साल के हैं, BTech हैं, MBA हैं, और उनसे कई बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। तो कई बार हम ये कॉमन गलत परसेप्शंस भी लेके आते हैं कि नहीं मैं तो कर ही लूँगा। देखो, पेपर जो डिमांड करता है वैसे पढ़ोगे तो आप कहीं से भी आते हो आप क्लियर कर लोगे। और अगर आपका वो तरीका नहीं है, जो पेपर पूछ रहा हो आपको पता भी नहीं चल रहा, तभी आज पहली क्लास में ये सारा स्ट्रक्चर डिस्कस किया, पूरा सिलेबस डिस्कस किया। तो पीछे की पढ़ाई लिखाई का कोई खास रोल यहाँ पे है नहीं। पीछे आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छे थे
तो भी भाई जैसी डिमांड है वो करनी पड़ेगी। रोट लर्निंग में क्या अच्छा, रट के उगलने में ही तो है कला वहाँ पे। तो आपने रट के बच्चे बेहतर उगला, आपको नंबर मिल गया, उससे क्या लेना देना है। समझ कितना आया था। तो आप हो सकता है स्कूल कॉलेज में पढ़ने में उतने अच्छे ना रहे हो, लेकिन यहाँ पे अगर तरीका आपने ढंग से पकड़ लिया, पहली क्लास से बिल्कुल बेसिक से हर एक चीज़ चलेगी। ग्रामर भी बिल्कुल अक्षर से पढ़ाई जाएगी। फाउंडेशन क्लास में वहीं से शुरू करता हूँ, लेटर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेटर और अल्फ़ाबेट का फ़र्क नहीं पता होता। तो लेटर, फिर वर्ड, वर्ड जैसे ही आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर शब्द करना, फिर फ्रेजेस समझाना, क्लॉजेस समझाना, फिर एक सेंटेंस को समझाना। बचपन में पढ़ा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। फ्रेज और क्लॉज गायब कर दिया हमने। क्योंकि हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन, बेसिक ग्रामर की किताब है, हो सकता है आपने भी पढ़ी हो, मैंने भी स्कूल के दिनों में खरीदी थी, पढ़ी थी। वहां पे भी फ्रेज और क्लॉज है। मतलब 14-15 साल के बच्चों को पता होना चाहिए, हमें पता ही नहीं है, हम समझ ही नहीं पाते फिर सेंटेंस, फिर लगता है इंग्लिश बहुत मुश्किल है। तो ये 4-5 क्लास के अंदर ही आपका बेस बेहतर हो जाएगा, और फिर जब आप एडिटोरियल रोज देखोगे मेरे साथ, तो वहां आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको, समझ में आ गया? इज दिस क्लास फॉर एसएससी सीजीएल? नो, इट इज़ नॉट। आंसी एसएससी सीजीएल के लिए पढ़ना है तो मेरे वीओडी बैचेस अवेलेबल हैं करियरविल ऐप पे। एक ग्रामर बूस्टर बैच है 80 घंटे का, और एक वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन है 80 घंटे का। दोनों अलग अलग 80-80 घंटे के हैं, तो आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। एक लाइव बैच भी है सत्येंद्र सर का, इंग्लिश स्पेशल बैच, बैच नंबर 51 है, चेक कर लेना, अगर एडमिशन ऑन होगा तो उसमें आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे अभी हम आज से हम प्रोनाउन वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो जो पीछे की क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ पे आपको एसएससी का मिलेगा। ये बैंकिंग का हमारा टारगेट बैच होता है, और जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ इंक्लूडेड होते हैं। निकिता कुमारी कह रही सर ये फ्री क्लास में होगी? नहीं बच्चे, ये फ्री क्लास में नहीं होगी। सब फ्री है, इतने कम फीस में आपको घर बैठे नौकरी मिलेगी। 75,000 रुपये सैलरी है पीओ की, स्टार्टिंग सैलरी। ठीक है, तो ना कहीं आना है ना जाना है, एक्सपर्ट फैकल्टीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने इतने सिलेक्शन दिलाए हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या ही चाहोगे। तो बस इतना ध्यान रखो कि जिन बच्चों को भी ये 40,000 के करीब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका फ़ायदा उठाना है, तो आपको बस ये करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ऑफ़र है वो कब तक है, दैट इज़ 20 जून तक है। 1699 में पूरा कोर्स अवेलेबल है, ये कंप्लीट कोर्स लाइव प्लस वीओडी। तो इसमें आप एनरोल कर लीजिए, और फिर अपने रेंज को आप बढ़ा देंगे। अब जैसे एसएससी का एग्ज़ाम है, तो भाई बच्चे को जिसको सरकारी नौकरी चाहिए तो उसको तो चाहिए कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे भी तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इतनी सारी, बस ग्रेजुएट आपको होना है और बेहतर करियर की शुरुआत है। बस बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। यहाँ पे आपको डीए साल में 4 बार मिलता है, आप इंटरनल एग्ज़ाम दे के प्रमोशन ले सकते हैं। एसएससी में तो बड़ा फिक्स सा मामला है, कितने साल में होगा, कहाँ तक जाओगे 30 साल में, वो आपको पता है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप क्लरिकल में ज्वाइन कर रहे हो, 50,000 45,000 आपकी तनख्वाह है, आप इंटरनल एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1.5 साल के अंदर अंदर हो सकता है आपकी सैलरी लाख रुपए से भी ऊपर हो। तो ये सारे मौके आपको बैंक के अंदर मिलते हैं। इफ़ यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, यू आर वेरी शार्प पर्सन, तो कई बार जो प्राइवेट बैंक्स हैं, लीडिंग प्राइवेट बैंक्स, और सरकारी बैंकों से 2 गुना 3 गुना तनख्वाह पे आपको उठा लेते हैं, अगर आप थोड़े एडवेंचरस हैं तो मैं अपने पर्सनली 3-4 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने सरकारी बैंक की नौकरियां छोड़ी, और इस समय एचडीएफसी और आईसीआईसीआई में बहुत सीनियर लेवल पे हैं, और करोड़ों के पैकेज में, जो कभी सरकारी बैंक में नहीं पहुंच सकते वो। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप खुद ही देखें, एसबीआई चीफ की सैलरी पे बड़ी चर्चा हुई थी, 33 या 34 लाख का पैकेज था। आप किसी भी प्राइवेट बैंक के जो सीईओज हैं उनकी सैलरी देखें, तो वो करोड़ों में होती है। फिर कंपनी बैंक के अंदर उनके स्टॉक्स होते हैं। तो बहुत ही थ्राइविंग करियर है, बिकॉज भारत की इकॉनमी बढ़ रही है, और बैंक जो है वो बैकबोन सेक्टर होता है। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे आने वाले दिनों में। एक एक्सपीरियंस आप इसका भी करें, काफ़ी मज़ा आएगा। और इसकी तैयारी एसएससी की तैयारी को बहुत आसान बना देती है। इस बात को जरूर समझें, क्योंकि ये एसएससी का ऊपर है, बड़ा भाई है, ये बाप भी बोल सकते हो कुछ कुछ एरियाज में। तो एसएससी की तैयारी तो हो ही जाएगी। और अब देखो, एसएससी में भी एक जमाना था सीजीएल मेंस में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश पूछा जाता था, अब ऐसा तो है नहीं। वहाँ पे भी वही सारे एरियाज है जो बैंक में हैं, और इसीलिए उन्होंने भी पैटर्न चेंज किया, क्योंकि हमें एक पूरा होलसम इंसान चाहिए। बल्कि यहाँ पे आपको जीएस नहीं पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पे सिर्फ आपको बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक्स का ज्ञान और करंट अफेयर्स का ज्ञान चाहिए। वहाँ तो जीएस के भी सारे सब्जेक्ट हैं, 6 विषय, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ लेवल हाई है। प्लस कंप्यूटर वहाँ पे भी है, कंप्यूटर यहाँ पे भी है। जीएस में वहाँ सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ आपके पास करंट अफेयर्स, यहाँ थोड़ा कम ही उस वाले डिपार्टमेंट में पढ़ना है। तो बस वही है कि उसी मेहनत को थोड़ा सा बढ़ा देना। ऐसा थोड़ी कि नाउन पढ़ाऊंगा तो नाउन एसएससी में अलग और बैंक में अलग है। ज्ञान तो ज्ञान है, वो तो हर एक एग्जाम में सेम होगा। ये जब आपको पैराजम्बल्स के बेसिक सिखाऊंगा तो वो तो एसएससी में भी सिखाऊंगा, वो तो सेम है, बस क्वेश्चन के डिफिकल्टी में फर्क पड़ता है।
तो हर एक टॉपिक के अंदर थोड़े क्वेश्चंस और क्लासेस और वैरायटीज बैंक में बढ़ती हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एसएससी में नहीं आते, वो बैंक में आते हैं। तो वो बस इतना फर्क आता है, तो आपके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच। 2025 के एग्ज़ाम दे सकते हैं, बिल्कुल मुस्कान, आप बिल्कुल एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो तो। हाँ जी, क्लास कैसी लगी, बात समझ में आ गई सभी को? हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ दिस क्लास? इंट्रोडक्शन और ओरिएंटेशन क्लास थी कि आपको थोड़ा समझाया जाए। पढ़ाने का काम जो होगा वो कल से शुरू होगा, तो कल मैं एक बेसिक शीट भी आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे हमें ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन का थोड़ा आइडिया लगे कि पेपर कैसे पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं। वो ओरिएंटेशन सेशन की दूसरी क्लास होगी जहाँ पे हम पढ़ेंगे, और वो भी क्लास ऐप पे फ्री होगी सभी के लिए। थैंक यू एवरीवन।